वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये जो तीसरा चैप्टर परमाणु और अणु, दैट मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका सेकंड भाग है। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसीलिए हम इसे दो भागों में कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट है। इससे पहले इसको स्टार्ट करें, एक छोटा सा मोटिवेशन हम लेते हैं। जो हो गया उसे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता हासिल उन्हें होती है, या क्या भूल गए, कहाँ गया, भूल गया मैं तो। मैंने मोटिवेशन याद किया था और मोटिवेशन ही गायब हो गया। देखो क्या था, मानी जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। उन्हें होती है सफलता हासिल, उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, तो वक्त और हालात पर रोना नहीं है। और हमारा बाबू भी अभी देखो हंस रहा है है बाबू। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और हमने काफ़ी सारा इसमें पढ़ लिया था, चलते हैं आगे। वही से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक ठाक है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो हमने इसको काफ़ी पढ़ लिया था ना। अब जो बचा हुआ है उसको पढ़ते हैं। जॉन डॉल्टन पढ़ लिया था हमने, ये पढ़ लिया था, उन्होंने कुछ नाम रखे थे। ये हाइड्रोजन, ये जो हमने कुछ तत्व हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने हीलियम आर्गन है ये पढ़ लिया था, ये कितने परमाणु का है वो हमने पढ़ लिया था। आगे हम चलते हैं और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ये वाला हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये भी हमने शायद रेशियो निकाल लिया था। हाँ, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। कुछ यौगिक के अणु, कुछ यौगिक के अणु ये हमें पढ़ना है। राइट, कुछ यौगिक के अणु ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखो भाई क्या है, यौगिक इधर दे रखा जल, अमोनिया, कार्बन और डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर संयुक्त तत्व तो जो जल होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, माने मिलते हैं तब जाके बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। किस अनुपात में होते हैं, हाइड्रोजन एक होता है, यानी 1:8 में। मानी हाइड्रोजन वहां दो होते हैं और ऑक्सीजन जो है वहां पे, मतलब हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक होता है। ठीक है, उनका जो ये द्रव्यमान वेट है जो ये दे रखा है, ये जो अनुपात दे रखा है द्रव्यमान का वेट, द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है। अमोनिया बात करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अब जरा देखो यहाँ आगे क्या है, अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु। ठीक है, ये तो सारणी के बारे में बताया गया है। अब आगे अपने पास एक और सारणी आ गई है, ये है आपकी द्रव्यमान अनुपात है। इधर अगर हम द्रव्यमान का अनुपात निकाले तो यहाँ निकाल सकते हैं। तत्व कौन सा है, जल लिया था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे AMU मानी जो U है यूनिट, ठीक है ना, ये 1 और 16 मानी हाइड्रोजन का एक वेट होता है, एक एक होता है U। ठीक है, और मान AMU में था, हार्ड AMU का मतलब था एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, अब क्या हो गया, अब केवल U ही बना दिया गया है। ठीक है ना, और U का मतलब था हमने थोड़ा सा कहीं चला गया होगा ना, मिस हो गया भाई। परमाणु द्रव्यमान तो इधर है ही होने को तो, लेकिन इसी में तो था। ऑर्गन है, ये सब है, उपरोक्त कार्बन 1 ग्राम। चलिए इसे छोड़ते हैं, जो भी बचा है।
ठीक है, देखो यू का मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान, यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड द्रव्यमान। पहले क्या था, एएमयू था, पहले क्या था, एएमयू। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब यूनिफाइड, यू का मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ये अपने से मिस हो रहा था और इसको चेंज कर दिया गया है अब, है ना, यूनिफाइड द्रव्यमान कर दिया गया है इसका। चले आगे, तो यहाँ पे जो ये यू दे रखा है यूनिफाइड द्रव्यमान का है, यूनिफाइड द्रव्यमान का। द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, और सरलतम अनुपात यहाँ पर ये अपने को दे रखा है, ठीक है। अब आयन क्या होते हैं, अब आ गया आपका आयन, ठीक है। अब आयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन होता है और एक होता है आपका नेगेटिव आयन, ठीक है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई आयन, दो प्रकार के, ठीक है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई आयन, दो प्रकार के, ठीक है ना। चलिए इन्हें देखते हैं आयनों को। एक तो नॉर्मली पॉजिटिव आयन, एक होता है ऋण, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव होता है प्लस वाला आयन, जिसे हम बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन, ठीक है, धनायन, ओके। एक होता है आपका ऋणायन, जिसे नेगेटिव बोलते हैं, है ना। क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। आगे चलते हैं और इनको अच्छे से देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है ना। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित का मतलब जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन, ठीक है। जैसे अपने पास क्या है, नमक NaCl, अगर हम इसे तोड़ेंगे, हम इसे टुकड़े करेंगे तो Na+ और Cl-, ठीक है। इन पर ये चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। ये पॉजिटिव आयन होता है, माने धनायन होता है, इस पे ऋणायन होता है, ठीक है। जब ये संयोग करते हैं तो एक एक इन पे आयन है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते, यहाँ पे क्या नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। आगे अपने आ गया, माने आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। भाई कितना आवेश है, यह ऋणायन आवेश अथवा धनायन होता है। कौन सा होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों एक पर नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों एक पर नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे आ गए आपने, आगे अपने पास है, मानी ऋणायन, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन मानी एनायन कहते हैं। क्या, ऋण आवेशित आयन को क्या कहेंगे, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन या एनायन, क्या बोला है इसने, एनायन, एनायन। तथा धनावेशित आयन को धनायन, जिसे कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ होता है, तथा जो ऋणायन है क्लोराइड, क्लोराइड होता है, ये क्या होता है आपका, ऋणायन होता है। संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह हैं जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बहुपरमाणविक आयन कहते हैं, बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो चैप्टर नंबर आगे का आने वाला है 4th, उसमें बिल्कुल अच्छे से इनके बारे में डिटेल से हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। अभी अपने पास इतना नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी सीखेंगे। आगे आ गया अपने पास, देखो आयनिक यौगिक है या संघटक तत्व है और द्रव्यमान अनुपात है, ठीक है ना। अब इनको देखो क्या है भाई, ये जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड नहीं, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन
ये इनका अनुपात होता है भाई साहब कितना, कैल्शियम और ऑक्साइड ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका, ये है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, इनका अनुपात होता है 5:2, ठीक है ना। कैसे होता है देखो, इनका द्रव्यमान का है, देखो कैल्शियम आता है भाई 20 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, इसका वेट लगभग कितना होता है 2 गुना मानी 40 होता है, ठीक है, तो कैल्शियम पहले ले लेंगे 40 इसका वेट, और ऑक्साइड ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पे, इसका होता है भाई साहब का 16, कितना होता है 16, क्योंकि इसके भी दुगने के बराबर ही होता है, तो इसको काटो 8 और 8 पंजे, तो ये 5:2 आता है, कितना आ जाता है 5:2, समझ में आ गया ना कैसे अनुपात निकला। मैग्नीशियम सल्फाइड, मानी मैग्नीशियम और सल्फाइड का कितना अनुपात रहता है 3:4 होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम आता है 13 नंबर पे, ठीक है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है 13, और 16 नंबर पे आता है सल्फर, ठीक है, ओके। आगे हो गया आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, और 11 नंबर पे तो एल्यूमिनियम आता है क्या, नहीं 11 नंबर पे सोडियम ही आता है, ठीक है, सोडियम आ गया, और आपका क्या आ गया क्लोराइड, जिसे क्लोरीन कहते हैं, तो इस बार क्लोरीन का कितना होता है ना, सोडियम का जो होता है 11 पे होता है, गर्दनी का 22 पर, इसका वेट जो होता है 23 होता है, और इसका क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, तो इसमें कुछ कटे भी पिटेगा नहीं, और स्वयं उसका क्या रह जाएगा अनुपात रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, बाबू आवाज नहीं, बाबू आवाज नहीं भाई, हमारा बाबू आवाज कर रहा है भाई ज्यादा, ठीक है, चलिए आगे, आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर अच्छे से। माने किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनके संयोजन समता ज्ञात होनी चाहिए। अगर हमें सूत्र बनाना सीखना है तो एक चीज पता होनी चाहिए कि तत्वों का नाम वो कितने नंबर पे आ रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उनकी संयोजकता कितनी है, उनकी संयोजकता कितनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। संयोजकता क्या है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है ना, कि संयोजकता क्या है। तो आगे आ गया अपना, मानी किसी तत्व के संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी तत्व जो है कुछ इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या फिर दोनों साझा करके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो वो हम दो जो तत्व हैं साझा करके जब अपना बॉन्ड बनाते हैं तो वो आपस में किस रूप में रहते हैं, उन पे उनकी जो संयोजकता थी वो माने कितना इलेक्ट्रॉन लेता है कितना इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों साझा करते हैं, वो उनकी संयोजकता होती है। किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो क्षमता होती है वही संयोजकता है, समझो, ठीक है ना। इस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसको समझेंगे, अपने पास है कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा। अब यहाँ पर ये चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर ये सारणी हमें नहीं आ रही है तो समझो मामला गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, सही से समझ लेना भाई। सोडियम जो है, सोडियम जिस पर एक क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है एक पॉजिटिव होता है। अब ये एक पॉजिटिव कैसे रहता है, ठीक है, पोटेशियम पर भी एक पॉजिटिव, सिल्वर पर भी एक पॉजिटिव, आयोडीन पर भी, कॉपर पर भी, ठीक है सॉरी कॉपर पर भी एक पॉजिटिव, मैग्नीशियम पर भी 2 पॉजिटिव रहता है। ठीक है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव रहता है। अब देखो ये 2 पॉजिटिव रहता कैसे है ये समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब कैल्शियम आता है भाई साहब 20 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। ठीक है, सारणी में कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, मानी इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 20। परमाणु क्रमांक कितना है 20। अब परमाणु क्रमांक यदि 20 है, क्या है
परमाणु क्रमांक यदि क्या है 20 है। ठीक है, तो समझो, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको कि अगर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, कितना है 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है मेरे भाई वो है 20। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 भी आता है। इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 2 8 और 18 इस प्रकार से होता है, या फिर 2 8 8 होता है। ठीक है, तो समझो 2 8 8 ये कितना हो गया 18, बचा कितना 2 और बचा। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। अब इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, कम से कम जो बाह्यतम कक्षा है ना, जैसे पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीसरी कक्षा है उसमें 18 चाहिए। 18 नहीं है तो 8 में भी पार पड़ जाएगी, कितने में भी पार पड़ जाएगी 8 में भी। ठीक है ना, कितने में भी पार पड़ जाएगी 8 में भी पार पड़ जाएगी। कितने में पड़ जाएगी 8 में। अब यहां तो भाई साहब 2 8 8 तो आ गया, लेकिन अंत में कितना और बच गया 2। तो 2 क्या होता है इसके पास ज्यादा, इसीलिए 2 पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2 प्लस लिखते हैं। क्या लिख देते हैं 2 प्लस। तो करते हैं भाई वापस से, थोड़ा किसी कारण से। तो समझ गए ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसीलिए 2 पॉजिटिव, क्या 2 पॉजिटिव ये दिखाता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके पास ज्यादा होते हैं हमेशा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए बाह्यतम कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यही इसकी क्या है संयोजकता, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों से साझा नहीं कर सकता। साझा करेगा तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं से ही साझा करेगा। मानी इसको अगर और ले तो कितना 8 बनाएगा, तो मतलब 6 लेगा, लेने की क्षमता है नहीं 6, तो ये 2 देना पसंद करेगा। अगर देगा भी नहीं तो क्या करेगा ये संयोग करेगा। क्या करेगा संयोग, उसे बोलते हैं संयोजकता। तो इसकी 2 संयोजकता है। ठीक है ना, कितनी संयोजकता है 2 इसकी संयोजकता है। ठीक है ना, चले आगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है इसका, ये जो ऊपर दिखा रहा है प्लस, ये इसकी संयोजकता है। क्या है इसकी संयोजकता है। ठीक है ना, क्या है इसकी संयोजकता। ओके, ये संयोजकता है, ये क्या है संयोजकता, एक है इसकी, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। माने देखो मैग्नीशियम की 2, कॉपर की 1, इसकी भी 1 है, सिल्वर की मानी चांदी की, और हम बोलते हैं इसे पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ये कैल्सिफ्रॉल। ठीक है ना, कैल्शियम को ये है ही, और जिंक को जेडन बोलते हैं, 2 संयोजकता है। फेरस की भी 2 संयोजकता है। कॉपर, कॉपर सेकंड की भी 2 संयोजकता है। यहाँ कॉपर फर्स्ट की 1 संयोजकता है। आगे देखेंगे फर्स्ट और सेकंड क्या है। ठीक है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम आता है मेरे भाई 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है एल्यूमिनियम 11। ठीक है, एल्यूमिनियम 11 भी आता है क्या, 1 मिनट। अगर तो 8 11 पे सोडियम आता है, एल्यूमिनियम आता है 13 पे। ठीक है,
एल्यूमिनियम कितने पे आता है? 13 पे, इसीलिए इसकी 3 संयोजकता होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। ठीक है, तो इसकी ये है। ठीक है ना, अब देखो यहां सब हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर की तरफ भी तो है, काफी सारे हैं। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई? हाइड्रोजन नंबर पे आता है 1 नंबर पे। ठीक है, तो उसके नाभिक, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर क्या करता है? साझेदारी। तो खुद से ही साझेदारी करके दो हाइड्रोजन मिलके अपना एक अणु बना लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी और हाइड्राइड भी, ये हाइड्राइड एक दे देता है, मानी ऋणायन होता है। देने वाला ऋणायन, देने वाला धनायन होता है, और लेने वाला ऋणायन होता है। तो ये लेकर क्या बन जाता है? हाइड्राइड। क्या बन जाता है? हाइड्राइड बन जाता है। और हाइड्रोजन एक पॉजिटिव रखता है, जब ये ले लेता है तो हाइड्राइड। ठीक है, और ये है आपका क्लोराइड, क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है ना, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है और ये नेगेटिव चार्ज रखता है। अगर हम देखें 2 8 8, ये कितना होगा? 18। 18 है, तो देखो हमें तो क्या चाहिए? 2 8 और अंतिम में कितना? 7 ही रह रहा है, तभी तो हो रहा है ना 17, क्योंकि ये तो 17 नंबर पे आता है। कौन? क्लोराइड। तो एक लेगा किसी से, तो इसीलिए लेकर ऋणायन, जिन पर माइनस का चिन्ह होता है वो किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन, और जिस पर प्लस का होता है वो किसी को देता है। तो ठीक है, धातुएं हमेशा देगी, धातुएं हमेशा देगी, और ये जो है अधातुएं हैं ये लेती है। ठीक है, आगे चले। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तो Br माइनस रहेगा। आयोडाइड ये भी माइनस में रहेगा। ऑक्साइड जो है ये भी किस में रहेगा? इसके 2 माइनस रहती है ना। ऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है 2 माइनस में रहता है, क्योंकि 8 नंबर पे आता है। तो पहली कक्षा में 2 आ जाएगा, दूसरी में 6 आ जाएगा, और कितने चाहिए इसको? 8 चाहिए ना इस कक्षा में, तो क्या चाहिए? 2 और लेगा, ये 2 लेगा तो माइनस का लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या है? सल्फाइड S² - 2। यह नाइट्राइड है N-3 सल्फेट। अमोनियम जो है NH4+ आ जाएगा। हाइड्राइड जो है OH- आएगा। नाइट्रेट है NO3- हो जाएगा। ठीक है, ये एक माइनस होता है, ये एक प्लस होता है, ये एक माइनस, एक माइनस, इनका संयोग जो है ये अमोनिया है NH4, हाइड्राइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये रहा, ये एक रखता है माइनस, ये 2 रखता है, ये भी 2 रखता है, ये भी 2। ये ऋणायन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जितने भी है इधर वाले ये ऋणायन है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी ऋणायन है। फास्फेट भी क्या है? फास्फेट भी ऋणायन है। अगर हमें ये सारणी पता है तो अब देखना आगे हम कैसे बनाते हैं, है ना। सारणी से ही हम क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे, है ना। अब देखिए आगे, अब देखो वहां पे उसने एक प्लस लगा रखा था, क्या बोल रहा था वो? मानी कुछ तत्व कुछ तत्व एक ऐसे अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, एक से अधिक, कुछ तत्व जो होते हैं एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, संयोजकता दर्शाते हैं को कोष्टकों में रोमन संख्या से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, जो कोष्टक है उसको रोमन संख्या से क्या करते हैं? द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो एक से ज्यादा दर्शाते हैं तो उनको 2 बार लिख देते हैं, 3 बार लिख देते हैं, अगर ज्यादा दर्शा रहा है तो। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। मानव में कितने होते हैं हाथ? 2। ऑक्टोपस में कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। मतलब 2 भुजाएं, मतलब पहले जो कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरी में 18 आते हैं। 18 नहीं है तो 8 में भी पार पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है, यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से
पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को ओ तथा मानव को एच से निरूपित कीजिए। ठीक है, देखो ये केवल समझाने के लिए बता रहा है, ये ऑक्टोपस का एग्जाम्पल, अदरवाइज यहाँ ऑक्टोपस का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई संयोजकता कितने में होते हैं? केवल 8 में। संयोजकता कितने में होते हैं? 8 मिलकर बन जाए तो यही होती है संयोजकता। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और दोनों का योग कितना बनाएगा? 8। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है मतलब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आया? आया नहीं आया समझ में? चलिए भाई, ठीक है ना। अब देखो आगे हो गया। सारणी 3.6 में कुछ सरल और बहुपरमाणविक आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों को पालन करना चाहिए। ठीक है ना। अब कौन से नियम है उनका हम पालन करेंगे और रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। किसका निर्माण करेंगे? रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे। कुछ एक नियम होंगे इनके, उनका पालन करेंगे भाई हम। ये तो है वो, और इसके ऊपर भी थोड़ा लिखा है कि कुछ नहीं लिखा ना। पहला नियम क्या है भाई? पहला नियम है, पहला नियम है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयन की जो संयोजकता है और जो आवेश है वो क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बोलता है जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोजन से निर्मित होता है तो धातुओं के नाम अथवा उनके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम फिर ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोल रहा है कि जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम, माने किसके नाम? धातु के नाम पहले लिखते हैं और अधातु का नाम बाद में लिखते हैं। समझे ना। ठीक है। अगर हम धातु और अधातु से यदि क्रिया करवा रहे हैं, उसका सूत्र लिख रहे हैं, तो धातु का नाम पहले लिखेंगे। किसका नाम पहले लिखेंगे? धातु का नाम पहले लिखेंगे। उदाहरण के लिए जो कैल्शियम धातु है और ऑक्साइड क्या है? धातु नहीं है, तो इसीलिए कैल्शियम को पहले लिखा और इसको लिखा बाद में। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम धातु है, क्लोराइड धातु नहीं है, अधातु है, तो सोडियम को पहले लिखा और क्लोराइड को बाद में लिखा। आयरन सल्फाइड, अब आयरन तो क्या है? धातु है, सल्फर धातु नहीं है। सल्फर क्या नहीं है? धातु नहीं है, अधातु है, तो आयरन को पहले लिखा, सल्फर को बाद में। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को पहले, इत्यादि। जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाएं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाएं तरफ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? उन्हें बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है। आगे आ गया बहुपरमाणविक आयन। बहुपरमाणविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए Mg और ये वाला। ठीक है।
ये जो बाहर लिखते हैं इसका रीजन है, मैं बताऊंगा। क्योंकि इसकी तो संयोजकता एक थी, इसकी संयोजकता दो थी, तो इसकी संयोजकता यहाँ लगा दी। मतलब ये कैसे था समझो इसको, ठीक है। ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये था ये वाला, है ना। अब ये अपने को वहां दे रखा है ऊपर, ठीक है, देखना इसे। इसके जो पावर थी दो थी मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम धातु है तो इसके प्लस दो थे। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, तो इसके दो थे। ये दोनों ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है, तो इसके कुछ नहीं था, ठीक है। तो जब हम इनका संयोग करेंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे और इनका सूत्र बनाएंगे, तो इसकी जो पावर है इसके पावर में लग जाती है और इसकी पावर इसके पावर में, पर उसके तो है ही नहीं कुछ। तो जब ये बनेगा एम जी तो नहीं इधर आ गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट में चला जाएगा क्योंकि ये अकेले के नहीं दोनों के लगेगा, ये दोनों के लगेगा। ये जो पावर है दोनों के पावर में जाएगी, समझे ना। दोनों के कहाँ जाएगी, पावर में। मैग्नीशियम धातु है इसीलिए उसके प्लस की आएगी। और ओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातु है, गैसें हैं दोनों के दोनों, तो उनकी जो पावर है वो इसके आएगी। लेकिन उसके पावर है ही नहीं तो क्या लगाए, इसके नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। पावर का मतलब समझे ना, पावर का मतलब यहाँ पर उसकी संयोजकता है। क्या है इसकी संयोजकता। अब यहाँ पे देखो अच्छे से दिखाएगा, ये समझाएगा हमें कि भाई क्या कलेश चल रहा है। ये बोल रहा है कि आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के लिए NaOH, मन इन दोनों के ही, सोडियम के और इनके, मन इसके भी कोई नहीं है इसके भी कोई नहीं है ना। मानिए जो सोडियम है इनके एक एक ही है, कहने का मतलब है अगर इस पे पावर एक है, सोडियम पर एक है क्योंकि सोडियम आता है भाई साहब 11 नंबर पे, ठीक है। तो सोडियम पर जो पावर रहती है Na+ रहती है, सोडियम पर क्या रहती है Na+, मानी एक रहती है, एक, ठीक है। और OH के तो होते नहीं है, ये तो दोनों के दोनों साइलेंट है। क्या है, दोनों के दोनों साइलेंट है, ठीक है ना। ओके, तो जब ये आपस में संयोग करते हैं तो सीधा ही लिख देते हैं NaOH। क्या लिख देते हैं, सीधा ही NaOH लिख देते हैं, क्योंकि इस पर भी एक थी समझो, इस पर भी एक एक थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये दोनों तो आपस में पहले ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आपस में ही पहले संयोग कर रखे हैं, क्योंकि इस पर कितनी है, इस पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन पर कितनी रहती है, -2, -2, ऑक्सीजन पर -2 रहती है, क्योंकि ये आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ये आता है 1 नंबर पे, ठीक है, ये आता है 1 नंबर पे। इस पर भी -1 रख लो, क्या रख लो, 1 रख लो, संयोग कर लेंगे ये आपस के अंदर, ठीक है। तो एक ही बचेगी फाइनली, तो इस पर एक ही रहती है माइनस के अंदर, इस पर क्या रहती है एक, इस पर ऑक्सीजन पर एक माइनस की रहती है, तो एक इस पर और एक उस पर, पॉजिटिव नेगेटिव रहती है और ये चली जाती है। आगे है सरल यौगिकों के सूत्र, सरल यौगिकों के सूत्र है वो भी सीखेंगे हम। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सरल सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है। क्या दी गई है, संयोजकताएं दी गई है, ठीक है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस ओवर करके अणुसूत्र लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमने पहले भी लिखा था, सीखा था इनको, कि भाई अपने पास जो है ये हाइड्रोजन है ना, और एक क्या है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन पर भी एक होती है, ये पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, मान एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, दोनों ही प्रकार का होता है। ये माइनस होता है, इस पर भी एक है इस पर भी एक है, जब ये जुड़ता है तो HCl बनता है, ठीक है। और दोनों के दोनों ही अधातु हैं, तो इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले H को लिखें या Cl को लिखें, ठीक है। तो सोचने की जरूरत नहीं है, तो HCl लिख देते हैं, है ना। क्या लिख देते हैं, HCl लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो सीधा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ये पहले से ही डिफाइन है, ठीक है। अब जरा लीजिए, अब अपने पास जो है, अब आ गए हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब नाम ही क्या है, एक तो हाइड्रोजन है,
एक सल्फाइड ये आता है 16 नंबर पे। सल्फाइड कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। ठीक है, जो सल्फर है क्या है? सल्फाइड है। तो सल्फाइड तो 16 नंबर पे आएगा। हाइड्रोजन पर प्लस का 1 रहता है। क्या रहता है? प्लस का 1 रहता है। अब सल्फाइड पर कितना? 16 नंबर पे आता है। तो 2 8 और 6 16, और इसके -2 रहता है। कितना रहता है? -2। ठीक है, -2 का मतलब 2 माइनस रहता है ना? क्या रहता है? 2 माइनस रहता है। 2 माइनस रहता है। जब हम इनका दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये जो पावर है इनकी, ये प्लस की 1 और ये माइनस जो 2 है, ये तो इधर आ जाती है और ये इधर आ जाती है। मानी हाइड्रोजन के तो लग जाता है 2 नीचे पाँव में आती है। कहाँ आ जाती है? पाँव में आती है। और सल्फर के नीचे 1 आएगा तो कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा लिख दो। 1 लिखोगे, 1 को दिखाते ही नहीं है। 1 को क्या नहीं करते हैं भाई? दिखाते ही नहीं है। तो इसीलिए इसका ये बन गया सूत्र H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो बदबू आती है, अंडे, सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। बहुत गंदी स्मेल आती है इसकी। ठीक है ना, ये आती है भाई, बहुत गंदी स्मेल आती है। आगे आ गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब है 3। टेट्रा का मतलब कितना होता है? 3। ठीक है ना, टेट्रा। एक तो होता है मोनो। क्या होता है? मोनो। अगर किसी के अंत में आ जाए मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। डाई, क्या? डाई। डाई का मतलब होता है 2। टेट्रा, 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 टेट्रा का मतलब होता है 3। टेट्रा का मतलब कितना होता है? 3। ठीक है ना। तो अब यहां समझ लीजिए कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड है। टेट्रा, ट्राई, सॉरी, टेट्रा का मतलब होता है 4, या ट्राई का मतलब होता है 3। टेट्रा का मतलब 4 होता है। ठीक है, और ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, है ना? क्या होता है? ट्राई मानी होता है 3 होता है, समझे ना? तो टेट्रा का मतलब 4 है। टेट्रा का मतलब कितना है? 4। बोल रहे कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जो कार्बन है, कार्बन है, उस पर कितनी संयोजकता रहेगी? देखो कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन का प्रतीक होता है C, और ये आता है भाई साहब 6 नंबर पे। तो 2 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4, है ना? क्योंकि या तो ये 4 लेगा या फिर 4 देगा, है ना? तो टेट्रा, क्या बोलेंगे? टेट्रा। तो कार्बन की संयोजकता 4 है। कितनी है? 4। तो आप इस पे लिख देते हो 4 प्लस माइनस, मतलब 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। ठीक है, परंतु ये क्या करता है? संयोग करता है, लेता देता नहीं है, जुड़ता है। क्लोरीन पर तो आपको पता है, क्लोरीन पर कितना होता है? क्लोरीन पर तो भाई साहब 1 माइनस का होता है, क्योंकि 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। अब इनको जब बनाएंगे तो ये 4 प्लस माइनस और ये 1, तो ये यूं लगती हैं पाँवों में। कहाँ लगती हैं? पाँवों में। अब कार्बन को पहले लिख देंगे। अब ये क्लोरीन है, क्योंकि इस पर तो पावर 1 है तो यहां तो लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस पर 4 है तो पूरे पे लगाएंगे। Cl और ब्रैकेट में 4 ऐसे लगा देंगे बाहर। ठीक है, क्या लगा देंगे? इस प्रकार से बाहर लगा देंगे। अब जरा समझो इसको, यहाँ पे लिखेंगे C, फिर Cl4। ठीक है, अब यहाँ कार्बन और यहाँ है क्लोराइड, इसे बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो सीधा लिख दिया गया है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C ब्रैकेट Cl4। ठीक है, क्योंकि इधर का जो आए, इधर का जो आएगा ये इसके नीचे, ये इसको पूरे को ब्रैकेट में दे देगा। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया इसने? क्योंकि ये पूरा का पूरा Cl है ना, एक ही तत्व का क्या है? एक ही तत्व का एक ही तत्व का सिंबल है क्लोराइड, क्लोराइड का, क्लोरीन का। अगर 2 तत्व होते ना, अलग अलग 2 तत्वों का संयोग होता, मानी कोई यौगिक होता, तब जाके ये क्या लग जाता? यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो लगता। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है 2 नहीं है, केवल एक ही है, एक ही सिंबल है Cl। ठीक है, आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या है भाई साहब? धातु, मानी Mg+2 प्लस आएगा, और क्लोराइड पर तो एक ही आएगा। ठीक है,
क्लोराइड पर क्या आएगा, 1, है ना, माइनस। अब इनको हम जोड़ेंगे तो इसकी पावर इधर, इसकी इधर, तो Mg ये हो जाएगा Cl2। क्या बन जाएगा, MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2। तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि मैग्नीशियम की जो 2 पावर है इसके पाँव में आएगी, क्लोराइड के कहाँ आएगी, क्लोराइड के पाँव के अंदर आएगी, राइट, समझे, क्योंकि इनका बैलेंस होना जरूरी है। चलिए आगे, आगे चलिए। ये रहा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये कहाँ जाएगा, इसके पाँव में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, क्लोराइड। आवेश कितना है इस मैग्नीशियम पे, 2 प्लस का रहता है, इस पे 1 माइनस का रहता है। चलिए आगे, हम इस प्रकार देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन Cl माइनस प्रत्येक मैग्नीशियम आयन का Mg+2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों को संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता, आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। अब आ गया भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। एल्यूमिनियम Al, है ना, 13 नंबर पे है तो 3 प्लस में रहेगी। और ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहता है भाई साहब 8 नंबर पे, ठीक, 8 नंबर पे, तो 2 माइनस में रहेगी, इसमें क्या रहेगी, 2 माइनस में, ठीक है। अगर इसकी संयोजकता 3 प्लस वाली संयोजकता है और इसकी 2 माइनस वाली, मतलब ये 2 किसी से लेगा, ये किसी को क्या करेगा, 2 लेकर ऋणायन बनेगा, ये किसी को देकर धनायन बनेगा, क्या बनेगा, धनायन बनेगा। अब देखो इनका बनाए सूत्र तो क्या लिखेंगे, इसकी पावर इधर और इसकी पावर, मानी ये क्रॉस होती है ये, ठीक है, मानी ये सीधा ए, तो ऐसे कैसे तो लिखेंगे, इसको अभी ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, लेकिन इस पे जो पावर है 2 ये यहाँ लगा दूंगा और इस पे पावर 3 है जो मैं इधर लगा दूंगा। प्लस माइनस कंसीडर नहीं करते हैं सॉरी क्या कंसीडर नहीं करते हैं, प्लस माइनस कंसीडर नहीं करते हैं, समझे ना, ठीक है। चलो आगे आ गया, बन गया सूत्र। आग लगा दूंगा ऐसे सूत्रों के, क्या समझे आप लोग हैं चलो, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, नाम कैल्शियम। कैल्शियम धातु है, पहले लिखेंगे, ध्यान रहे। कैल्शियम 20 नंबर पे आती है तो इस पे +2 रहेगा। कितने नंबर पे आती है, 20 नंबर पे। आप लोग क्या करेंगे कि इसके 1 से लेकर 30 तक की आप याद कर लेंगे तत्वों की जो सारणी है उसे, ठीक है, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, है ना। और कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो है ही वही, कितने नंबर पे, ये तो 2 माइनस रखता है भाई साहब, ठीक है। अभी इस पर तो 2 प्लस है और इस पर 2 माइनस, तो ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो खत्म काम, रख दो सीधा, खत्म, ये लो, क्या बनेगा, हाँ, क्या लिखा देखो, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, अतः इसका सूत्र CA2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO2 के रूप में ही सरलीकृत करते हैं। क्या करते हैं, सरलीकृत करते हैं। देखो हमें तो भाई साहब जब संयोजकता समान होती है ना भाई, तो उनको नहीं लगाते हैं मेरे भाई, संयम समान होने पर नहीं लगाते, असमान होने पर ही हम उनके पाँव में लगाते हैं, समझे नहीं समझे, अरे बताओ भाई मेरे को जल्दी है। तो ये नहीं होता है तभी हम क्या करते हैं, लगाते हैं, समान नहीं है तभी पाँव में लगाते हैं, समान है तो नहीं लगाएंगे भाई, बिल्कुल ही, समझ गए ना, क्या, बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आगे चलो, चल चला चल ओ मेरे बाबू चल, अब आगे दो क्या है,
समझो इसे। क्या है भाई, देखो सोडियम नाइट्रेट, क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है, Na, और आपको पता है ये आता है सोडियम 11 नंबर पे, तो भाई साहब एक प्लस रखता है, धातु है, ठीक है। और ये नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट इसमें पहले ही लिखा है O3, यहाँ लगा रखा है, क्या लगा रखा, O3, ठीक है, 3 है इसके साथ है ना, ये तो इसके साथ ऊपर नहीं है, ध्यान रहे। नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट का, सॉरी क्या है, नाइट्रेट का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है, नाइट्रेट का, ये नाइट्रेट का फॉर्मूला, सोडियम नाइट्रेट तो मिलके बनेगा, तो ये तो फॉर्मूला ऊपर तो केवल एक ही है, क्योंकि ये भी धातु नहीं है, ये भी धातु नहीं है, दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों गैसें हैं, ठीक है ना। वैसे चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इनके जो पावर है वो कितनी है ना। अब देखो नाइट्रोजन तो आता है 7 नंबर पे, ये तो भाई साहब -1 रखेगा, 7 कितनी देखते हैं, अपने पास एक तो सोडियम है और एक क्या है, ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना लिया है भाई साहब ने, 3 ऑक्सीजन लिए हैं, ये नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉन इसको कितने चाहिए, -3 चाहिए भाई, इसको 3 की जरूरत है, 10 होगा तभी पार पड़ेगी, है ना। और एक ही है इसीलिए यहाँ पर ये कितना है भाई साहब, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन 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 अलग अलग करेंगे तो चक्कर पड़ेगा ना, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन पे कितना है, ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो इसको 2 चाहिए। इसका फॉर्मूला कैसे है, चलो फॉर्मूला को रहने दो, ये तो जैसा है वैसे का वैसे बना रहने दो, 3 है, लेकिन एक माइनस में होता है, इस पे कैसे होता है ये समझ आ नहीं रहा मेरे भी, देखते हैं। नाइट्रोजन पे आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो 3 इस पे माइनस वाला रहेगा, और ऑक्सीजन भी 8 नंबर पे आता है, इस पे 2 माइनस पे रहेगा, कितना माइनस में रहेगा, 2 माइनस में रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सोडियम क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बनेगा ना, 8 ऑक्सीजन का 3 है, रेट Na2O3, हाँ ठीक है। तो जब ये दोनों संयोग करेंगे, जब ये दोनों क्या करेंगे, संयोग करेंगे, जब ये दोनों संयोग करेंगे तो दो दो तो इसमें से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, दो दो तो चल जाएगा, केवल एक माइनस का बचेगा, है ना, माइनस माइनस तो संयोग करेंगे कैसे, हाँ हाँ, माइनस माइनस संयोग करेंगे कैसे, चलो कोई बात नहीं, माइनस माइनस वाला इसके पास भी 2 ले सकता है, ये 3 ले सकता है, के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, पर अपने इसमें चलते हैं, ये एक माइनस रखता है, ये जब दोनों बनेगा तो बस सीधा क्या करना है, Na इसकी पाँव की यहाँ लगा देनी है, हाँ नहीं लगेगा ना भाई, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे है ऊपर नहीं है, और यहाँ लग जाएगा सीधा का सीधा NO3, ठीक है, यहाँ नीचे वीचे कुछ नहीं जाएगा, ये 3 यहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा पता ना आपको, क्योंकि ये ऊपर पावर में नहीं है, ऊपर पावर में नहीं है, यहाँ पर सीधा बनेगा अपना जो है कैल्शियम, कैल्शियम आपको पता है ये 2 पावर प्लस की रखता है, ठीक है, ये आपका एक ही माइनस रखता है, क्या रखता है, -1 ही रखता है ना, ये कैसे रखता है इस चीज़ के अध्ययन किया जाएगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ये 16 नंबर 8 नंबर पे आता है, तो 2 तो माइनस का रखेगा ये, ठीक है, 8 नंबर पे आएगा तो 2 माइनस का रहेगा, ये आता है 1 नंबर पे, तो 1 रखता है प्लस का, 1 प्लस का रखता है ये, तो 1 प्लस से 1 माइनस मतलब संयोग कर लेंगे, तो टोटल पर क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, टोटल पर 1 क्या आएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे तो पिछले वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया अपने कि उस पर आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, 5 है तो 3, 1 मिनट, यहाँ तो ठीक ठाक है, यहाँ तो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये पूरा 2 अलग अलग है, ये यौगिक है, जब ये बनेगा तो इसकी पावर इसके पाँव में आ जाएगी, तो Ca इसकी पावर इधर आएगी, तो एक ही है, तो ये यहाँ ब्रैकेट लगेगा, OH यहाँ हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसे,
है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ कैसे पिछले वाले का कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। इसका इस पर एक माइनस क्यों दिखा रहा है, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इस पर तो सोडियम पर तो एक प्लस का है, ये मुझे पता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये आता है भाई साहब 7 नंबर पे, और 3 इसके माइनस की संयोजकता है। ठीक है। और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे और इसकी संयोजकता है -2। -2। और दोनों पे प्लस की एक कैसे आ गई यही समझ नहीं आ रहा मेरे पास। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन है, सोच के चलते हैं, अगर ऑक्सीजन 3 है तो इनके बाहर तीनों के तीनों संयोग करे होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इस पर भी माइनस का दो, इस पर भी माइनस का दो, इस पर भी माइनस का दो। ठीक है, तो सब कुछ मिला मुलू के इस पे सभी पे माइनस का कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, है ना। थोड़े तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6। और इधर जो चल रहा है भाई साहब -3 चल रहा है, टोटल मिला के 8 हो गए, है ना। 8 9 हो गए ना, एक ज्यादा है। ठीक है, तो इसका सारणी में देख लो, सारणी में जो ये दे रखा है उधर कि ये किसका है कैसे बना, ये तो वही समझाएंगे भाई कैसे इन्होंने माइनस का लिया है। हम सारणी देखते हैं इसके लिए, है ना। सारणी है अपने पास नाइट्रेट की, तो ये रही अपने पास नाइट्रेट। ठीक है ना, नाइट्रेट ये रहा। नाइट्रेट जो है ये -1 दे रखा है, कैसे है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये किस प्रकार से -1। अकेला होता तो मैं कुछ कर लेता सोच साच के, लेकिन ये भाई साहब 3 पावर और दे रखा है, इसके नीचे 3 हो रही है ना। तो नाइट्रोजन 3 है या ऑक्सीजन, अगर दोनों जुड़े होंगे तो नाइट्रोजन का ही होगा। एक मिनट, अगर ये दोनों जुड़े हैं अलग अलग करें तो ये इस पर आएगी -3, और ऑक्सीजन पर तो क्या आ रहा है, तो ये इस पर भी 3, तो ये भी तो 3 नहीं होता, माइनस का भी तो। हाँ समझ आ गया है भाई, कैसे हो रहा है। अब ये देखो इस पर जो 3 आया ना ये मैटर नहीं करता है, ये जो 3 आ रखा है ये तो आपका है -3 है ना। किसका है, माइनस वाला 3 है, Na, है ना, माइनस का है। और ऑक्सीजन भाई साहब कितना था, 2 था। ऑक्सीजन पे कितना पावर था, 2 पावर था, है ना। 2 पावर था ऑक्सीजन पे। हम दोनों का संयोग किया तो NaN2O3 आना चाहिए, परंतु ये तो लिख दिया सीधा ही, क्योंकि ऑक्सीजन पर तो 2 है माइनस का। चलो छोड़ो, हम तो समझ लेते हैं कि नाइट्रेट है बस, इस फॉर्मूले पे चर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं खोपड़ी खा जाएगा मेरी पूरी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस पे चलते हैं, उसका कुछ है क्या, कुछ डिटेल है क्या उस पर, नहीं कुछ नहीं है। आगे चलते हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र सी है, ब्रैकेट के अंदर OH और बाहर है 2, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पादांक पादांक 2 लगाते हैं, पादांक मानी पाँव में 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम, एक मिनट भाई, आवाज़ तो आ रही है ना, आ रही है, पर इसको चेंज कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। चलिए, ठीक है ना, आवाज़ आ गई है सही से। ठीक, तो आयन आगे निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं, तो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक 2-2 परमाणु हैं, प्रत्येक के कितने हैं, 2-2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट आ गया फिर वापस से, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट
यहाँ पर Na2 काहे को लगा? हम्म? हाँ, मतलब जो कार्बोनेट है, जो कार्बोनेट है इस पर पावर क्या है? इस पर -2 है। इस पर किसका 2 है? -2 है। और इस पर प्लस का 1 है। इसका 1 है, 1 है प्लस का इस पर, तो ये इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो नीचे 3 तो पहले से ही था नीचे, तो इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना। हाइड्रोक्साइड के तो 3 थे सॉरी, कार्बोनेट के तो 3 ही है ना। तो इसके तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ गया। अ, उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणविक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 और SO4। ठीक है। अब इन दोनों पे देखो, जो ये जो सल्फेट है, इसमें जो ये आपके पास है, ये क्या बोलते हैं, NH4 अमोनियम जो है, अमोनियम है, इस पर 2 किसके हैं? माइनस के हैं। 2 माइनस के, इस पर 1 प्लस का है। तो जब ये इसका इधर जाएगा, ठीक है, मानी ये जो है ये इसका है ना, ये जो 2 है माइनस का है, और इस पर तो 1 ही है, तो ये जाएगा इधर, तो इस पर बाहर लगा देगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा NH4 बाहर 2 और SO4 अमोनियम सल्फेट। क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट बनेगा। अब निम्न के सूत्र लिखे, है ना। अब निम्न के सूत्र तो लिख ही देंगे, कम से कम ज़्यादा टाइट नहीं है। सोडियम ऑक्साइड NaO। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O2। ठीक है। अब इसका सूत्र लिखेंगे तो देखो क्या होता है, Na प्लस 1 रहता है, और ऑक्सीजन पे क्या रहता है? प्लस का, ऑक्सीजन पर -2। तो ये हो जाएगा Na ये हो जाएगा Na2O। ठीक है, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, Na2O हो जाएगा। ठीक है, जो 2 आएगा वो नीचे आएगा यहाँ पे पाँव में। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो कैसे रहेगा। एल्यूमिनियम आपको पता है Al होता है, और ऑक्साइड ये होता है। ऑक्सीजन पर क्या रहता है? ऑक्सीजन पर 2 रहता है माइनस का, और एल्यूमिनियम पर रहता है प्लस का। 13 नंबर पे आता है तो 3 रहता है। ठीक है, 3 रहता है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो ये हो जाएगा Al2 और O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा ये वाला। अब सोडियम सल्फाइड है ना, तो सोडियम सल्फाइड है, देख तो अगर सोडियम सोडियम आता है Na प्लस में आता है, और सल्फाइड जो सल्फर है 16 नंबर पे आता है। ठीक है, 16 नंबर पे आता है, तो ये -4 रखेगा। -2 कितना रखेगा? -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड जो है यहाँ पे Na, और ये तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, और S लगा देंगे यहाँ पे, तो सोडियम सल्फाइड। बहुत आसान सूत्र होता है, ज़्यादा नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक तो है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को तो सीधा लिख दो, और ये हाइड्रो ऑक्साइड है। हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड ये होता है, इस पर भी 1 होता है, इस पर प्लस का, क्योंकि ये धातु, ये अधातु है, तो ये सीधा बन जाएगा MgOH, ये बन जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रो ऑक्साइड एक ही होता है उस पर, है ना। हाइड्रोजन पे 1 होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, हाइड्रोजन पे 1 होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, या मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक थोड़ी होता है भाई। देखते हैं इसे क्या होता है। मैग्नीशियम होता है भाई साहब कितने नंबर पे? हाँ, देखते हैं, इसको सारणी में देखना पड़ेगा। इसका नंबर तो भूल ही गया, 23 पे होगा शायद मैग्नीशियम, 23। तो अगर मैग्नीशियम लगाएं, देखते हैं एक बार, अगर 23 पे है ये मैग्नीशियम, तो 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 8 26। तो मैग्नीशियम +3 रखेगा, 26 है ना। अभी 3 ले ही सकता है, 3 दे जैसे, यहाँ तो कितना होगा? ये तो हो गया 10 18, 18 और 18 और 5 है ना,
18 और 5 23 होता है। 18 और 5 23, 5 है इसके बाद तो कक्षा मैग्नीशियम धातु है होने को, तो इसके 5 एक्स्ट्रा क्यों है, ये तो ले रहा है भाई साहब, 3 4 तक तो होना चाहिए। देखते हैं इसका क्या है, सारणी में देखना पड़ेगा थोड़ा सा, सारणी पर चर्चा ही कर लेते हैं थोड़ी सी। कहाँ गई सारणी, मैग्नीशियम मानी क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो हाइड्रोक्साइड तो ओ होता है, मैग्नीशियम का देख लेते हैं कि मैग्नीशियम कितनी पावर अपने पे रखता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आजा भाई, मैग्नीशियम अपने 2 पावर रखता है, मतलब कितने नंबर पे आता है मैग्नीशियम, 22 नंबर पे आता है, 22 पे आता है, कितने पे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीज आता है, 1 मिनट भाई, मैग्नीशियम क्रमांक, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत आगे, मैग्नीशियम भाई 12 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे 11 नंबर पे आता है सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 13 नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम, और 23 नंबर पे आता है मैग्नीज आता है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम मैग्नीज में मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। इसका फॉर्मूला बनाएंगे अभी, बाद का क्या काम है अभी देखो। अब इसका बनेगा जो मैग्नीशियम है, ये एम जी प्लस 2 रहेगा, है ना, एम जी प्लस में 2 रहेगा, और हाइड्रोक्साइड तो ओ एच माइनस 1 रहेगा, या 1 माइनस रहेगा। तो ये इसकी पावर है, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो ये मैग्नीशियम, ये तो एक पावर तो लगाएंगे नहीं, और हाइड्रो ऑक्साइड की 2 पावर लगा देंगे, तो ये इसका सूत्र रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, अब आगे आगे आ गए कि निम्नलिखित के यौगिकों के नाम लिखो, नाम बताओ क्या है। ठीक है, अब इनका नाम बताओ कि नाम क्या है भाई, अब इसका नाम बताओ, एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, एल्यूमिनियम क्या है, सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप लोग नाम लिख सकते हैं आसानी से, क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मीनियम सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, और ये हो जाएगा पोटेशियम, है ये आपका पोटेशियम, के माने होता है पोटेशियम, 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 पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है, के पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, तो ये नॉर्मल थे इनका नाम लिखना, तो आप आसानी से इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्या करके, पॉज करके आप लोग नाम लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखो हमने क्या क्या कर लिया है, हमने आ, हमने सीख लिया है, क्या सीखा भाई साहब, हमने सीखा है, अब और आ गया इसका कुछ। ठीक है, एक चीज़ तो हमने सीखी थी कि, हमने सीखी थी कि भाई सूत्र कैसे बनाएं, तो सिंबल सिंबल और उनकी जो संयोजकता है उससे तो सूत्र बनाए जाते हैं, माने किसी तत्व का क्या सिंबल है और उसकी कितनी संयोजकता है, उसके आधार पर हम जो यौगिक है उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जो जैसा कि वो सारणी है उसके आधार पे हो जाएगा, और आपको उसका परमाणु क्रमांक माने उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे भाई, आगे आगे रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, रासायनिक सूत्र का तात्पर्य है कि जो अभिक्रिया हो रही है उसे सिंबलों के थ्रू ही पता लगा लेते हैं कि भाई क्या अभिक्रिया इसमें चली।
यही रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे अपने पास क्या था, अपने पास था कॉपर, मानी कॉपर ले लेते हैं, Cu प्लस में SO4। ठीक है, मानी कॉपर और इसके बीच में यदि अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है इनको सिंबल के थ्रू ही पता कर लेते हैं कि भाई इनके अंदर अभिक्रिया हुई है। अब आगे है निम्नलिखित में कितने परमाणु विद्यमान है, निम्नलिखित में कितने परमाणु विद्यमान है, इसमें बताओ कितने परमाणु विद्यमान है। तो देख, एक तो हाइड्रोजन है, एक है सल्फाइड, 2 परमाणु विद्यमान है। कितने हैं, 2। इसमें है आपका पोटेशियम और ऑक्सीजन। ठीक है ना, परमाणु एवं इसके अंदर माने कितने परमाणु विद्यमान है, परमाणु है ना। अगर परमाणु करें तो देखो हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हो गए और सल्फर का 1, तो टोटल 3 परमाणु होंगे। कितने होंगे, 3। यहाँ इसके कितने हैं, पोटेशियम का 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन के 4, तो टोटल 5 परमाणु हो जाएंगे। इस प्रकार से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। परमाणु कितने, 2 तो इसके हैं, 1 इसका है, 1 इसका है और 4 इसके हैं, है ना। चलिए आगे आ गया आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान माने अणुओं का जो यौगिक है उनका द्रव्यमान। ठीक है, यौगिक का द्रव्यमान भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए, किसी भी सिंबल का, किसी भी जो तत्व है उसका द्रव्यमान यदि आपको पता है तो आप आसानी से ये परमाणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मैंने लगभग 10-15 वीडियो है परमाणु द्रव्यमान निकालने के, वो मैंने डाल दिए हैं। छोटी छोटी वीडियो है, 2-2 मिनट की, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर परमाणु द्रव्यमान के नाम से या अणुभार के नाम से लिखी हुई है ना, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे, मानी अनुभाग 3.3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का क्या होता है, योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यू मानी यूनिफाइड द्रव्यमान। ठीक है, यूनिफाइड द्रव्यमान, यू का मतलब है यूनिफाइड द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पे सवाल आ गया भाई साहब, क्या आ गया है सवाल, यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो हम समझ लेंगे इसको अच्छे से कि भाई बोला है उदाहरण मानी जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब ये सीधा ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नाम है H2O, हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, और एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 ही होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 2 का द्रव्यमान 2U हो गया। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो इसका लगभग दुगना मानी 16 इसका वेट होता है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 18U या 18 AMU। पहले AMU चला करता था एटॉमिक मास यूनिट, अब आ चुका है U यूनिफाइड द्रव्यमान, क्या आ चुका है यूनिफाइड द्रव्यमान। तो मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है किस प्रकार से हमें परिकलित करना है। अब आगे आ गया अपने पास क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है, क्या है हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो HNO3, H कितना 1, इसका द्रव्यमान भी कितना है, H 1 ही है और इसका द्रव्यमान भी आपका 1 ही यूनिट है। ठीक है, यूनिफाइड है। और नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, इसका डबल माने दुगना होता है इसका वेट, तो इसका 14U हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी अभी पता है 16U हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 1 31U, कितना हो जाएगा 31U यूनिफाइड द्रव्यमान। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, एक का 18 और एक का 31, है ना। इसका आ गया कितना, दोनों का जोड़ जाड़ के, यहाँ देखो 18 आ चुका है और इसका आ चुका है फाइनली जोड़ जाड़ के। ओ माय गॉड, हमने गड़बड़ की ना, हमने गड़बड़ की है। देखो क्या गड़बड़ की है भाई, कहाँ गया ये जो ऑक्सीजन है ना 3 है, तो पहले हाइड्रोजन का तो 1 ही था, हाइड्रोजन कितना 1 ही है ना, हाइड्रोजन का 1U है, और नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है 14 है, और ये आता है भाई साहब एक ऑक्सीजन का 16 होता है,
तो 3 का कितना होगा, 3 से गुणा कर देंगे तो 1u प्लस में 14u प्लस में 16 48 u। तो 48 में 2 जोड़ा 4 जोड़ा 52 52 62 62 एक 63, तो 63 u यूनिफाइड द्रव्यमान 63 हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी भाई, बहुत सॉरी, क्योंकि उसको मैंने ध्यान दिया नहीं और वो गलत हो गया। ठीक है, तो द्रव्यमान निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, किसी भी चीज़ का आप आसानी से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आगे है सूत्र इकाई द्रव्यमान। आगे क्या आ गया भाई, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई फॉर्मूला यूनिट द्रव्यमान। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट द्रव्यमान मानी किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमें आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड में NaCl, सोडियम क्लोराइड में क्या है, NaCl है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, NaCl। ठीक है, क्या है, NaCl। ओके, NaCl के अलावा के इकाई सूत्र का द्रव्यमान परिकलित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर NaCl जो कितना है उसका हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से इसको निकाला गया है भाई, है ना, देखते हैं। चलिए 1 मिनट भाई, थोड़ा सा ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई मेरे रूम के अंदर, तो मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी बाहर से, है ना। ये पूरी खिड़कियां बंद हो गई थी तो इसीलिए इसमें चल रहा था हीटर, ऑक्सीजन सप्लाई हो गई बंद और मेरे हो गए दर्द। अब देखो अपने पास यहाँ पे जो दिया है इसको थोड़ा समझते हैं कि भाई क्या था अपना, NaCl, NaCl। ठीक है, अब देखो सोडियम आता है मेरे भाई 11 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे आता है, लेकिन इसका जो वेट होता है 23 होता है, 23u। क्लोरीन है मेरे भाई, ये आता है 17 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है, 17, लेकिन इसका वेट होता है 35.5। कितना होता है इसका वेट, है 35.5 u होता है, तो 35.5 एक ही है, u 35.5 लगा देंगे, जोड़ो 23 और 8, 8 हो गया 8 50 50 55.5 u, ये इसका है वेट। यहाँ पे तो 58 दे रखा है, तो मतलब अरे मैंने गलत जोड़ दिया, 58 नहीं है, माने 35 और ये 8 हो गया ना। ठीक है, 58.5 u हो गया। अब आगे अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्या निकालने हैं, आपको द्रव्यमान निकालने हैं और आप मुझे कमेंट करेंगे इनका द्रव्यमान निकाल के। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है सूत्र, है ना, आंसर भी शायद दे रखा है क्या, इसमें नहीं दे रखा है ना। तो आपके पास हाइड्रोजन है, इसका वेट निकालो, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, C2H4 है, C2H2 है, NH3 है, CH3OH है, और ये है आपका जिंक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, और पोटेशियम कार्बोनेट है। तो इन सब का आपको क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया गया है, इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम का कितना दिया है, 39, कितना दिया है, 39, मतलब लगभग आधे 18 पे आता है, 18 दूनी का 19 पे आता है पोटेशियम, है ना, पोटेशियम आता है 19 पे, 19 दूनी का 38, 18 पे ऑर्गन, हाँ 19 पे ही आता है। ठीक है, सोडियम 11 पे आता है, 23 होता है, जिंक का 65 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई पूरा का पूरा जो चैप्टर है अपना फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वैसे लंबा था बहुत, लगभग 2.5 घंटे की अपनी क्लास हो गई। वो भी चैप्टर काफ़ी लंबा, पिछला भी जो था इसका वो भी थोड़ा बड़ा ही था, और ये भी काफ़ी बड़ा, मतलब लगभग दोनों मिला के 2.5 घंटे की अपनी क्लास हो चुकी है। चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को एक एक चीज़ बताने की। हाँ, कुछ एक कन्फ्यूज़न रह जाता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सब कुछ इसके अंदर आता है ना, तो ऐसा नहीं है।
मैं भी आपको पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी सीखते रहिए। ठीक है, सीखने सिखाने का ये दौर चलता रहेगा। आगे का जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, ठीक है, माने स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। मैं समझता हूँ आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव रहा है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारा सपोर्ट करें। बस आपके, हाँ, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, सिखाते हैं, बस उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है। आपके बस इसी प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद में आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो कि बिना अपने इसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी आपको चाहे तो, और या नोट्स चाहिए तो नोट्स भी, ये अपने पास दोनों ही अवेलेबल है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।